हेलो दोस्तों, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फोर्थ लेक्चर है। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यूपीएससी की एग्ज़ाम जो पोस्टपोन्ड हो चुकी है। मेरी भी प्री की पढ़ाई थी, इस वजह से मैंने रोक दिया था, बट अब फिर से शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक देखेंगे। ठीक है, इसमें फर्स्ट और कंपैरेटिव स्टडी करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमें ज़्यादा देर तक याद रहे। ठीक है, और ये रिवीजन लेक्चर है, तो अगर आप पहले से इस बारे में पढ़ चुके हैं या इसे या 2 या 3 बार देखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे से याद भी रहेगा और समझ भी जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग कंपैरेटिव स्टडी कैसे करेंगे, कौन से टॉपिक का करेंगे। तो पहले है कि जो फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस आई थी उसकी, सेकंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस आई थी उसकी, और थर्ड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस आई उसकी। ये तीनों को हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करके पढ़ेंगे, ये कैसे चीज़ें आगे बढ़ती गई। और हम लोग और एक टॉपिक पढ़ेंगे फोर्थ वाला, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आने वाले जो 2028 में जो डिस्कशन होगा, जो मीटिंग होगी, कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें हम क्या क्या टॉपिक या किस किस प्रॉब्लम्स के ऊपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बात की जा सकती है। ठीक है, इसमें आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मैंने ये वीडियो चैनल बनाया है, जिसमें पीपीटी या कोई भी वीडियो रिलेटेड जो भी नोट्स होंगे वो मैं उस पर अपलोड करता हूँ। तो अगर किसी को लगता है तो वो उसे ज्वाइन करे, ठीक है, डाउनलोड करने के लिए। थैंक यू। चलो शुरू करते हैं अभी मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो क्यों मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस को रखा गया, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी कि शुरुआत कहाँ से हुई। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब अगर इंटरनल चीजों के बारे में, इंटरनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करें, तो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो चुका था और उसको चैलेंज करने के लिए यंग थिंकर्स इमर्ज कर चुके थे। और उन्होंने ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को चैलेंज किया। और वो क्यों हुआ? क्योंकि उस समय यूएस में बहुत बड़ा टर्बुलेंस आ गया था और इंटरनल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और उसकी वजह ये थी कि वियतनाम वार, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ चुकी थी, ब्लैक मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे और अर्बन रियोट्स ये भी बढ़ गए थे। ठीक है, इस वजह से मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत पड़ने लगी और यंग थिंकर्स इमर्ज होने लगे। उन्हीं वैसे उसी कॉन्फ्रेंस में दो लोगों ने आगे बढ़कर बात किया और लीड किया उस कॉन्फ्रेंस को। उसमें से पहले थे ड्वाइट फोल्डो और गोलन बोस्की। ठीक है, और उसमें उन्होंने क्या किया कि ड्वाइट फोल्डो ने किस बारे में बात की, उन्होंने 6 ऐसे पॉइंट्स दिए जिसके ऊपर फोकस करने की और ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को चैलेंज करने की बात थी। उनमें उन्होंने सबसे पहले बात किया वैल्यूज के ऊपर, कि उन्होंने वो कह रहे थे कि फैक्ट्स के अलावा हमें वैल्यूज के ऊपर फोकस करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने बोला प्रोसेस और रूल्स के अलावा हमें रिलेवेंसी के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि प्रोसेस और रूल के ऊपर हमें बात करना चाहिए। ठीक है, सोशल इक्विटीज के बारे में बात किया उन्होंने, और किस बारे में कि एलाइट क्लास को छोड़ो और सोशल इक्विटी के बारे में बात करते हैं, ये उन्होंने कहा। ठीक है, स्टेटस क्यो और एक जो मतलब ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर ना फोकस करते हुए हमें चेंज लाना बहुत जरूरी है। ठीक है, और उन्होंने सबसे बहुत अच्छी बात की थी कि क्लाइंट के ऊपर फोकस करो। यहाँ पर क्लाइंट मतलब कौन? कंट्री के सिटीजन्स। ठीक है, उन्होंने कहा कि कंट्री के सिटीजन्स के ऊपर हमें फोकस करना जरूरी है। ठीक है, और पर्पज। ठीक है, यहाँ पे पर्पज नहीं आना चाहिए, यहाँ पे पार्टिसिपेशन आना चाहिए। पार्टिसिपेशनल। ठीक है, पार्टिसिपेशनल क्यों? क्योंकि अभी सब लोगों का पार्टिसिपेशन जरूरी है। ठीक है, पार्टिसिपेशन मतलब क्या? कि जो पहले ट्रेडिशनल तरीका था, ठीक है, उसको हटाओ और सभी लोगों का पार्टिसिपेशन, कलेक्टिव एफर्ट देना बहुत जरूरी है। वहां पर गवर्नमेंट भी काम कर सकती है, लोगों का पार्टिसिपेशन चाहिए, प्राइवेट कंपनीज का पार्टिसिपेशन चाहिए। इसके ऊपर उन्होंने फोकस किया था। वैसे ही गोलन बोस्के ने क्या कहा था, एंटी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरीज दी थी उन्होंने। ठीक है, एंटी गोल्स दिए थे उन्होंने। ठीक है, उसमें से उन्होंने कहा था कि एंटी ब्यूरोक्रेटिक चाहिए। एंटी ब्यूरोक्रेटिक मतलब क्या हो गया एग्जैक्टली exactly? तो एंटी ब्यूरोक्रेटिक मतलब उन्होंने ये बात कही थी कि जो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसको छोड़ो और एक नया स्ट्रक्चर बनाओ या उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाओ। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल है और वो रूल ओरिएंटेड है। इस वजह से उन्होंने कहा था कि इसे हटाना बहुत जरूरी है। ठीक है, और उन्होंने कहा था कि एंटी टेक्निकल होना बहुत जरूरी है। एंटी टेक्निकल मतलब कैसा? कि बहुत ज्यादा टेक्निकल हो चुकी चीजें। उन्होंने कहा कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होना बहुत जरूरी है, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, कम्युनिकेशन ईजी होनी चाहिए। मतलब एक प्यून डायरेक्ट जाकर कलेक्टर से बात कर सके, अपने व्यूज रख सके, ऐसा उन्होंने उन्होंने ऐसा कहा था। ठीक है,
या कोई एक क्लरिकल लेवल का इंसान हो, वो अपना आइडियाज डायरेक्ट कलेक्टर लेवल के इंसान को शेयर कर सके, ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है। और उन्होंने कहा था कि एंटी पॉजिटिविस्ट चाहिए थी। ठीक है। एंटी पॉजिटिविस्ट मतलब क्या, कि फोकस ऑन आउटकम, ना कि रैशनैलिटी। रैशनैलिटी के ऊपर फोकस मत करो। एंटी पॉजिटिविस्ट का मतलब यहाँ ये है कि यार फोकस ऑन आउटकम, आउटकम और रिजल्ट के बारे में बात करो, ना कि तुम रैशनैलिटी के बारे में बात करो। जैसा का ये सब चीजें ये स्पेशली क्रिटिसाइज किया उन्होंने अपना वेबरियन वेबरियन ब्यूरोक्रेसी को। वेबरियन ब्यूरोक्रेसी हम अगर पढ़ेंगे आगे, ये हो गया। ठीक है। हम सेकंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करेंगे अभी। सेकंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि 1980s के समय में अमेरिका पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक चॉइस अप्रोच, न्यू पब्लिक एड मैनेजमेंट और एलपीजी के ऊपर फोकस करती है। और आईटी रिवॉल्यूशन बहुत जबरदस्त आ चुका होता है अमेरिका में, और सर्विस सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है अमेरिका अमेरिका के द्वारा। ठीक है। इस वजह से क्या होता है, वहां पर प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक बूम ये देखा जाता है। ठीक है। ये देखने की वजह से क्या होता है कि प्रॉस्पेरिटी बढ़ गई, और ये होने की वजह से ये जो सेकंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस है, वो जनरली देखा जाता है कि ये मोर कंजर्वेटिव, मोर अमेरिका ओरिएंटेड, और डिस्कशन बहुत ट्रेडिशनल किया जाता है। और उसमें पब्लिक अडॉप्ट किया जाता है ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को वापस में। और वो कैसे किया जाता है देखते हैं अभी। तो उस समय सेकंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस में उन लोगों ने डिस्कस किया था कि पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन कैसा किया जा सकता है। उन्होंने प्लानिंग पर बात की थी। उन्होंने रोल ऑफ आईटी इफिशिएंसी इन गवर्नेंस के बारे में बात की थी, और मार्केट और प्राइवेट सेक्टर के बारे में उन लोगों ने बात किया था, और पॉजिटिव रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टेट के बारे में बात किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच यूज किया था। और डिसिप्लिनरी अप्रोच यूज करने के पीछे उनका ये वजह थी कि वो प्राइवेट को, गवर्नमेंट को, स्टेट्स को और लोगों को एक साथ ला सके। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। और देखा जाए तो अगर अदर फैक्टर्स के बारे में बात करें, तो जो पहली दो कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, उसमें सिर्फ अमेरिकन साइंटिस्ट और अमेरिकन थिंकर्स ही बैठे थे, और ग्लोबल इवेंट के बारे में उन लोगों ने डिस्कशन नहीं किया था। मतलब अगर कहा जाए तो ये जो दोनों कॉन्फ्रेंस है, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो दोनों कॉन्फ्रेंस है, वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और अमेरिका के प्रॉब्लम के ऊपर ही बात कर रही थी। और जब वो थर्ड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस आई, तब उन लोगों ने उसको ग्लोबल अप्रोच दिया। बट उसके पहले यहाँ तक के फर्स्ट 1988 तक के, वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ओरिएंटेड था, नॉट ग्लोबल ओरिएंटेड। ठीक है। और ग्लोबल डिस्कशन नहीं हो रहा था। अब हम लोग मिनोब्रुक अब हम लोग थर्ड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस देखेंगे। थर्ड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस जो 2008 में हुई थी, वो देखा जाए तो अमेरिका जो सीरियस क्राइसिस फेस कर रहा था। अगर आपको मतलब आपने ये चीज तो सुनी ही होंगी कि अमेरिका में 2001 में टेरर अटैक हुआ था। ठीक है। और दूसरी बात, 2008 के करीब करीब स्टॉक मार्केट क्राइसिस और रिसेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। अमेरिका रिसेशन आ गया था, और अमेरिका में रिसेशन आने की वजह से पूरी दुनिया में रिसेशन आ चुका था। ठीक है। और भारत भी उसका एक विक्टिम है, जो भारत ने भी इस चीज को, इस रिसेशन को फेस किया था। और स्टेट वर्सेस मार्केट, ये फेल्योर, इसमें फेल्योर हो चुके थे। ठीक है। फेल्योर ऑफ इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। जैसे इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी मतलब क्या, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूएचओ और डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इनमें भी क्राइसिस आ चुका था। ठीक है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वर्ल्ड में आ चुकी थी। इसे सबसे बड़ा क्राइसिस कहा जाता है अब तक का। ठीक है। और इसमें से देखा जाए तो जो अगर देखा जाए तो इस ग्लोबल क्राइसिस की वजह से इस कॉन्फ्रेंस को ग्लोबल बनाया गया। नहीं तो इसके पहले दो कॉन्फ्रेंस में वो सिर्फ अमेरिका के ही प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस किए जा रहे थे वो लोग। इसमें फिर अदर कंट्रीज के थिंकर्स को भी इनवाइट किया गया। अब वहां पे उन लोगों ने क्या बात किया देखते हैं। ठीक है। इन यहाँ पर जो फेल्योर हो गया था, फेल्योर ऑफ इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ और आईएमएफ। ठीक है। आईएमआर हो गया, यहाँ पे आईएमएफ चाहिए था, आईएमएफ चाहिए था यहाँ पे। इसके ऊपर बात किया उन लोगों ने, इसको स्टेबल करने की बात किया था। ठीक है। ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को इन लोगों ने
स्टेबल करने की बात की। ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर मतलब बेसल नॉर्म्स जो उन्होंने 1 2 3 दिया है उसके बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, बेसल नॉर्म 1 2 3 आप पढ़ सकते हो जाके। बेसल नॉर्म्स 3 बहुत ज्यादा जरूरी है इकोनॉमिक्स के प्रोस्पेक्टिव में, आप किसी भी बुक में पढ़ सकते हो। कंपैरेटिव अप्रोच के बारे में बहुत बात किया था इस इसमें। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पॉलिटिकल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करने की बात किया। ग्लोबल, यहाँ पर देखो, सॉल्यूशंस ऑफ ग्लोबल इश्यूज। ठीक है, पहली बार 2008 में इन लोगों ने ग्लोबल इश्यूज के बारे में बात किया। ये सबसे यूनिक चीज थी 2008 के मीनो ब्रुक कॉन्फ्रेंस में। और उसके बाद क्या हुआ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद आर्ट साइंस और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के ऊपर बात करने लगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बड़े क्राइसिस फेस कर रहा था अमेरिका। और अमेरिका को लग रहा था कि अमेरिका का जो क्राइसिस है उसकी वजह से पूरी दुनिया इंपैक्ट हुई है और अब हमें दुनिया के बारे में सोचनी चाहिए। ठीक है, ऐसी उनकी बातें चल रही थी। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल इन नेचर, प्रिंसिपल ऐसे होने चाहिए जो यूनिवर्सल इन नेचर हो, सभी कंट्री को अप्लाई हो सके। और इसीलिए उन लोगों ने इनवाइट किया था अदर कंट्रीज के थिंकर्स को, जस्ट बिकॉज टू डिस्कस ग्लोबल इश्यूज दुनिया के इश्यूज के ऊपर डिस्कस करने के लिए। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। हमने क्या क्या पढ़ा, 1968 में फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हुई, क्यों हुई ये हमने पढ़ा, और क्या उस पर बात किया गया ये हम लोगों ने पढ़ा। सेकंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने देखा कि कैसे इकोनॉमी बूम हो रही थी और अमेरिका का कंजर्वेटिव अप्रोच देखा था। और थर्ड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस में देखा कि अमेरिका सबसे बड़ा क्राइसिस फेस कर रहा था, और अमेरिका के क्राइसिस की वजह से और अमेरिका की गलती की वजह से पूरी दुनिया स्टॉक मार्केट में क्राइसिस हो चुका था। पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट क्राइसिस हो चुका और ग्लोबल रिसेशन, वर्ल्ड ग्लोबल रिसेशन फेस कर रहा था। ठीक है, और इस वजह से इन लोगों ने मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस ग्लोबल को एक प्लेटफॉर्म बनाया ग्लोबल इश्यूज को डिस्कस करने के लिए। ये हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी। ठीक है, अब हम लोग एक काम करते हैं कि क्या 2028 में ग्लोबल इश्यूज कौन से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सामने चैलेंजेस आ सकते हैं और उसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करें। अगर फोर्थ मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करें तो फोर्थ मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हिसाब से 5 से 6 कुछ प्रॉब्लम्स हैं। और वो 5 से 6 प्रॉब्लम्स कुछ ये है कि सबसे पहली है कि पेंडेमिक। ठीक है, पेंडेमिक ये जो इशू है वो आज के समय बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है और इसके ऊपर सभी कंट्रीज में ने एक होकर इस प्रॉब्लम्स को साथ सॉल्व करना चाहिए। और साथ ही में टेररिज्म, ये भी बहुत बड़ा इशू है ग्लोबल लेवल पे जो सभी कंट्रीज फेस कर रही है। उसके अलावा है इन्वायरमेंट और ग्लोबल वार्मिंग, आज भी हम लोग फेस कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी उस समय बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा सकता है ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, और आज आज जैसा सिचुएशन है, आज ट्रेड वॉर, ट्रेड बैरियर्स जो सभी कंट्रीज एक में के ऊपर लगा रहे, कंजर्वेटिव अप्रोच ऑफ ऑल द कंट्रीज। ठीक है, और रोल ऑफ WTO जो वीक होते जा रहा है, इसके ऊपर बात जरूर होगी। और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के और उनके प्रॉब्लम्स के ऊपर जरूर बात किया जा सकता है कि सभी कंट्रीज सभी कंट्रीज जो डेवलप कंट्रीज है जिनकी इकोनॉमी अच्छी है और अच्छी हो चुकी है, और जिनकी नहीं है जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, इनके ऊपर जरूर बात होगी। और मुझे लगता है कि 6 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 7 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के ऊपर उस समय जरूर बात होगी ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, आपको क्या लगता है ये कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। उस 2028 में किस किस प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस किया जा सकता है आपके हिसाब से, प्लीज जरूर कमेंट में बताएं। मुझे भी आपसे सीखने मिलेगा और मुझे भी जो कुछ व्यूज या मेरे कुछ थॉट्स जो मिस हो चुके हैं वो आपकी वजह से मुझे एक्स्ट्रा एग्जांपल्स और एक्स्ट्रा इनपुट मिलेगा। सो कमेंट करो। थैंक यू सो मच।